हेलो एंड वेलकम टू दक्षायु इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई है बेन जॉनसन के ऊपर कि बेन जॉनसन ने क्या वर्क किए और इनका जो फेमस एक वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसके बारे में मैंने आपको इतना डिटेल से नहीं बताया उस वीडियो में। सारी डिस्कशन जो थी हमारी बेन जॉनसन के ऊपर ही थी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की पूरी समरी आपको इन हिंदी पूरा अच्छे से मैं डिस्कस करेंगे, बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था 1598 में और परफॉर्म भी किया गया था सेम ईयर में कर्टेन थिएटर में। उस टाइम पे दोस्तों कर्टेन थिएटर होते थे, जैसे आजकल रामलीला होती है वैसी कर्टेन थिएटर होते थे। कर्टेन लग जाता था और जो उसके कैरेक्टर्स होते थे वो प्ले करते थे। और इसमें एक ख़ास बात इस प्ले की ये है कि इसमें जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी पार्ट किया। ये प्ले उनको इतना पसंद था, इतनी अच्छी इसमें कॉमेडी लगी, इतना अच्छा ह्यूमर आया है कि विलियम शेक्सपियर इससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने इसमें कैरेक्टर है नॉवल के नाम से, एन ओल्ड जेंटलमैन, वो बहुत ही मतलब फादर बने हैं एडवर्ड के जो कैरेक्टर है, और उनके रोल में विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की थॉरोली डिस्कशन अबाउट द प्ले। दोस्तों, बेन जॉनसन का जो मेन मोटिव था इस प्ले को करने का, वो कॉमेडी करना चाहते थे, अपने जो ऑडियंस है उसको हंसाना चाहते थे। जैसे हम किसी बच्चे को खुश कर देते हैं, जैसे हम वो कोई भी अपना मौका ऐसा नहीं खोना चाहते थे कि उनकी ऑडियंस बिना हंसे इस प्ले से चली जाए। तो चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके मैं कैरेक्टर्स आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो मेन कैरेक्टर है वो नॉवेल का है। नॉवेल जो है फादर बने हैं, एडवर्ड है, एडवर्ड इनका बेटा है। और ब्रेन वॉर्म इनका सर्वेंट है। ब्रेन वॉर्म बहुत बार इस प्ले में अपने किरदार बदल बदल कर उस कॉमेडी को लाना चाहते हैं जो बेन जॉनसन चाहते हैं। तो ब्रेन वॉर्म के बहुत सारे इसमें प्ले होंगे, बहुत सारा वो भेस बदल बदल कर आएगा। और मास्टर स्टीफन है, वेल ब्रेड हाफ ब्रदर है। ये मैथ्यू है। मैथ्यू जो है टाउन गर्ल है, जैसे आपकी सोसाइटी में सब जगह लोग होते हैं, कुछ वेल रिनोन्ड होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, कुछों को नहीं जानते हैं। तो वैसे ही नेम ये कैरेक्टर रख रख के ये प्ले बनाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताया मैथ्यू जो कि एक टाउन गर्ल है, और इसी के जो फ्रेंड है वो उनके साथ रहता है वो बॉबाडिल जो है आर्मी रिटायर्ड है, कैप्टन है। और काइटली जो है इसमें एक मर्चेंट है, जो व्यापारी होते हैं काइटली, वो है। काइटली की वाइफ है जो कि बहुत सुंदर है, डेम काइटली। और इसकी एक सिस्टर भी है, बहन है ब्रिजेट नाम से। और जॉर्ज डाउनराइट भी है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेन है, वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। आप ज़रूर इनको नोट डाउन कीजिएगा, इनको थोड़ा याद भी रखिए। अगर नहीं करते तो आप पहली बात तो आप वीडियोस को पूरी देखा कीजिए। अगर आप वीडियोस को पूरी देखेंगे तभी आपको इन कैरेक्टर्स का जो प्ले है वो समझ में आ पाएगा, पूरी समरी आपको समझ में आ पाएगी, और अपने क्वेश्चंस को आप बिना याद करे भी अपनी समझ से खुद लिख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सबसे पहले जो आता है वो है नॉवेल का बेटा एडवर्ड वैसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा ख़राब नहीं कह सकते हैं। लेकिन नॉवेल को, जो उसके फादर हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टेंशन रहती है कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने। और वो अपने बेटे एडवर्ड की हर एक हलचल पे नज़र रखते हैं, सोचते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही में एक दिन उनके पास उसका एडवर्ड के पास उसका फ्रेंड आता है स्टीफन नाम से। और स्टीफन कहता है एडवर्ड को कि मुझे एक शिकार की बुक चाहिए, मुझे हंटिंग पे जाना है, मुझे एक ऐसी बुक पढ़नी है। तो एडवर्ड कहता है नहीं, ऐसी तो मेरे पास कोई बुक नहीं है, दूसरी बुक्स हैं मेरे पास, वो तुम ले सकते हो। तो इन सब बातों की, ऐसी बातों की भी नज़र जो है नॉवेल अपने नौकर, अपने सर्वेंट ब्रेन वॉर्म को कहता था कि तुम जाकर देखो, कहीं ये जो लोग इससे मिलने के लिए आते हैं, जो इसके फ्रेंड्स हैं जो मेरे बेटे एडवर्ड से मिलने आते हैं, वो कहीं इसको बिगाड़ ना दे कहीं। तो कैरेक्टर्स ने जो ह्यूमर क्रिएट किया है इस प्ले में, वो ये तो आपको समरी में बता रही हूँ, लेकिन जब ये प्ले देखा गया होगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी रही होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सफल कॉमेडी है बेन जॉनसन की, जिसकी तारीफ मैंने आपको बताया विलियम शेक्सपियर ने भी की थी और उन्होंने इसमें प्ले भी किया था। तो जब स्टीफन एडवर्ड उसके नॉवल, उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं कि
आप ये वाली बुक नहीं है उसके पास, एडवर्ड ने उसको बोला होता है कि ये वाली बुक नहीं है मेरे पास। तो स्टीफन के फादर आ जाते हैं नोवेल, और वो स्टीफन को कुछ अच्छी राय देने लग जाते हैं, अपना ज्ञान बोलने लगते हैं कि ऐसा मत करो, तुम ये वाली बुक्स मत पढ़ो, इनसे तुम्हारा क्या होगा, और कहकर उसको काफ़ी सारी, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं अपनी राय देने लगते हैं वैसे देने लगते हैं। लेकिन स्टीफन उनको थोड़ा सा सुन करके चला जाता है एडवर्ड के पास, और एडवर्ड के पास जाकर वो सारी बातें बताता है कि तुम्हारे फादर मुझ पे अपना जो भी उनकी तजुर्बा है वो बता रहे थे, और जो कि बिल्कुल मेरे लिए बकवास था। तो वो इतना खुश नहीं होते। उसके बाद तुरंत क्या होता है, स्टीफन एडवर्ड के पास जाने के बाद एक लेटर आता है जो कि नोवेल को रिसीव होता है, लेकिन वो लेटर जो होता है वह एडवर्ड के लिए होता है। एडवर्ड के नाम पर वो लेटर आता है, लेकिन उसके जो सर्वेंट है ब्रेन वॉर्म, वो कहते हैं नोवेल को कि आप ये लेटर क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये लेटर आपके बेटे एडवर्ड के लिए आया है, जिसको भेजने वाले का जो नाम होता है वो वेलब्रेड होता है, उसका उसी का फ्रेंड होता है वेलब्रेड। लेकिन आप ये नाम ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं इस कहानी को लेके। तो नोवेल बोलते हैं अपने नौकर ब्रेन वॉर्म को कि ये मेरे बेटे के नाम पे लेटर आया है, तो मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगा, मेरा पढ़ना राइट बनता है। और नोवेल इसको पढ़ने लगते हैं। तो जब नोवेल इसको पढ़ रहे होते हैं, उसमें देखते हैं कि वेलब्रेड ने उन्हीं के बारे में एडवर्ड से कुछ कुछ कहा हुआ था। उस लेटर में एडवर्ड के फादर यानी कि नोवेल के बारे में उसने बहुत कुछ गलत सलत अपशब्द भी कहे होते हैं, जो कि नोवेल खुद ही उसको पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ते पढ़ते उनको काफ़ी बुरा भी लगता है, और वो चुपचाप वो लेटर फोल्ड करके ब्रेन वॉर्म को देते हैं कि, और बोलते हैं कि ये जाकर एडवर्ड को दे दो। और उनका जो शक है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि नहीं, मेरे बेटे की संगत जो है वो गलत है। दोस्तों, जब ब्रेन वॉर्म जो सर्वेंट होता है वो एडवर्ड को नोवेल के कहने से लेटर देने जाता है, उसमें क्या होता है कि ब्रेन वॉर्म एडवर्ड को कहीं ना कहीं ये बता देता है कि ये जो लेटर है ये जो तुम्हारे फादर हैं उन्होंने पढ़ लिया है, और इसमें जो अपशब्द कहे गए हैं तुम्हारे फ्रेंड वेलबर्ट के द्वारा वो जान चुके हैं इसमें क्या उनकी बुराइयां लिखी हुई है। और इतना जानने के बाद एडवर्ड जो है वो हंसने लग जाता है, बहुत ज़ोर से हंसता है, और पूरा हंस हंस के ही वो पागल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एडवर्ड और स्टीफन दोनों वेलब्रेड से मिलने के लिए जाते हैं। अब एडवर्ड स्टीफन तो चले गए वेलब्रेड से मिलने के लिए। अब क्या होता है कि उन्हीं की सोसाइटी में, लोकल जो उनकी सिटी है उसी में मैथ्यू नाम का, जैसे मैंने कैरेक्टर में आपको पहले भी बताया है, मैथ्यू नाम का एक सिटी गाय रहता है, और वो बोबाडेल से उसकी फ्रेंडशिप होती है। बोबाडेल और मैथ्यू दोनों मिलकर कॉब के घर जाते हैं। जो बोबाडेल है वो कॉब के घर में रहता है। कॉब जो लोग पानी वानी भरते हैं वही होते हैं। तो उसके घर में बॉबाडेल रुका होता है। और बॉबाडेल कौन है, कैप्टन है, आर्मी से रिटायर्ड है, शेखियाँ हाँकता रहता है। वो जितने भी अपने लड़कों को देखता है कभी भी उनके ग्रुप में जाकर अपनी बखान करने लग जाता है कि मैं ये था, मैं वो था। तो इस टाइप का वो है, एक कायर सैनिक समझ लीजिए। तो मैथ्यू जो है बोबाडेल से कहता है कि एक डाउनराइट नाम का है जो कि वेलब्रेड का ही कज़न है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बुराई की है, बहुत कुछ बोला है उसने मेरे बारे में, और क्योंकि तुम कैप्टन हो तो तुम मेरे साथ चलो और उसको मिलकर हम दोनों पीटेंगे। वो उसको पीटना चाहते हैं। और बॉबाडेल जो है इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और मैथ्यू को ऐसा विश्वास दिलाता है कि तुम बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा, और मैं तुम्हें उससे फ़ाइट करने के लिए तलवारबाजी भी सिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया, डाउनराइट जो है वो वेलब्रेड का ही कज़न होता है। अब जो मैथ्यू और बॉबाडेल हैं वो दोनों मिलकर वेलब्रेड के घर जाते हैं, और वेलब्रेड जो रहता है वो काइटली के घर में रहता है। काइटली जो कि मैंने आपको बताया एक मर्चेंट है, व्यापारी है, कपड़े का काम है उसका, और वो उसके घर में जाते हैं। तो वेलब्रेड के बारे में मैथ्यू और बॉबाडेल दोनों डाउनराइट से बहुत कुछ बोलते हैं कि वो वैसा है, ऐसा है। और दोनों का क्या होता है, जो डाउनराइट है वो ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें, और डाउनराइट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सारी बातें सुन के अपने भाई के बारे में, और इन तीनों का पंगा हो जाता है। और इन तीनों का वहाँ पे पंगा हो रहा होता है, लेकिन जो काइटली है, घर तो काइटली का ही होता है, और काइटली को क्या होता है, शक अपनी वाइफ पे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, डेम काइटली नाम है उसका। तो डेम काइटली वो सोचता है कहीं ना कहीं ये इतने सारे लोग जो आते हैं, और जो वेलब्रेड है वो भी एक कहते हैं फंकी टाइप का लड़का होता है, तो उसको काइटली को कहीं ना कहीं शक रहता है कि वेलब्रेड का कहीं मेरी वाइफ से कोई कनेक्शन तो नहीं है, कहीं इसका अफेयर तो नहीं है, और वो इसी डाउट में रहता है। इसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी भी क्रिएट हो रही है इस प्ले में, और वेलब्रेड जो है ऐसा प्रिटेंड करके दिखाता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। अब दोस्तों, नोवेल क्या करते हैं, इस सीन के बाद नोवेल क्या करते हैं, वो अपने बेटे का पीछा करते हैं कि मेरा बेटा इतने टाइम से गायब है, वो कहाँ होगा।
तो नोवेल पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से और एडवर्ड और स्टीफन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनका जो सर्वेंट होता है ब्रेन वॉर्म, वो अपना भेष बदल लेता है और भेष ऐसा बदलता है जैसे कि वो उसका एक पैर लंगड़ा हो जाता है, अपना भेष ऐसा चेंज करता है, एक पैर से लंगड़ा हो जाता है और वो आर्मी मैन बन जाता है। और वो पीछा कर रहा होता है नोवेल का। वो ये कोशिश, जो ब्रेन वॉर्म की कोशिश वो ये है कि वो एडवर्ड से मिल ही ना सके। और ये पूरा प्ले एक दूसरे के पीछे, क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ के बाद ये जो सीन है ये एक बार में चला जाता है। एडवर्ड और स्टीफन वेलब्रेड को ढूंढ रहे होते हैं और वो बार में एडवर्ड स्टीफन वेलब्रेड से मिलते हैं। और वहीं पे मैथ्यू और बोबाडिल भी आ जाते हैं। और मैथ्यू और बोबाडिल जो होते हैं वो वेलब्रेड से शिकायत कर रहे हैं डाउनराइट के बारे में कि वो इतना गुस्सैल है, उसको जो भी बोलो वो इतना गुस्से से, उससे हमारा पंगा भी हो गया है, लड़ाई हो गई है। वेलब्रेड को ये बता ही रहे होते हैं कि एडवर्ड और स्टीफन भी वहाँ पर आ जाते हैं। इस सीन से पहले क्या होता है, एडवर्ड और स्टीफन जो होते हैं इनसे ब्रेन वॉर्म जो सर्वेंट होता है वो मिलता है भेष बदलकर एक लंगड़े सैनिक के रूप में। और ब्रेन वॉर्म के पास एक तलवार होती है और वो तलवार वैसी ही होती है, कोई ठीक अच्छी भी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती। वो बेच देता है उसको स्टीफन को। और स्टीफन बोलता तो वो एडवर्ड का है कि ये तलवार देखो मेरे पास है और मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अव्वल दर्जे की है, अगर तुम इसे खरीद सकते हो तो खरीद लो। तो एडवर्ड तो उसमें डिसइंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन स्टीफन कहता है एडवर्ड अगर तुमने ले ली तो तुम्हारा बहुत ही फ़ायदे का सौदा होगा। लेकिन एडवर्ड नहीं लेता है क्योंकि उसका पर्स खो गया है। स्टीफन क्या करता है, स्टीफन अपनी अंगूठी बेच देता है, पैसे उसके पास भी नहीं होते हैं, वो अपनी अंगूठी बेचकर उस तलवार को खरीद लेता है। और वो तलवार खरीदने के बाद बार में पहुंचते हैं वेलब्रेड के पास। तो एडवर्ड वेलब्रेड से बोल रहा होता है कि तुमने जो लेटर मेरे घर भेजा था और उसमें मेरे फादर के खिलाफ तुमने इतने अपशब्द लिखे हैं, सब कुछ इतना लिखा है, जैसे वो इतना बोलता नहीं है, मतलब कि एक हंसी ही क्रिएट हो रही है, हंसी हंसी में बोलता है कि तूने क्या कर दिया यार, मेरे घर पे ऐसे लेटर भेजा। मेरे फादर ने वो लेटर पढ़ लिया, तीनों हंसी रहे होते हैं। तो एकदम से बोबाडिल की नज़र पड़ती है स्टीफन के हाथ में जो कि तलवार लिए खड़ा होता है और वो से पूछता है कि तुमने ये तलवार कहाँ से ली, ये तो बिल्कुल घटिया तलवार है, तुम्हारा ये सौदा बिल्कुल बेकार हुआ, ये तुमने कहाँ से खरीदी है, ये तो बिल्कुल बेकार ही है। तो बोबाडिल जो है स्टीफन और एडवर्ड को बहुत ही बुरा लगवा देता है कि तुम्हारा किसी ने उल्लू बना दिया है। तभी क्या होता है, वहाँ पे जो है ब्रेन वॉर्म आ जाता है और ब्रेन वॉर्म एडवर्ड को जाकर अपने असली भेष में आ जाता है और एडवर्ड को जाकर बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारा जो है पीछा कर रहे हैं। तो इतने इसके बाद अब दूसरी तरफ जो है काइटली का शक यकीन में बदलता जा रहा है। वो सोचता है कि इतने सारे लोग मेरे घर पर क्यों आते हैं, इस वेलब्रेड की वजह से इतने सारे ये जेंट्स लोग हैं, आदमी लोग हैं मेरे घर पे आते हैं, कहीं मेरी वाइफ का किसी ना किसी एक के साथ तो चक्कर चल रहा है। वैसे इसकी बीवी ने कुछ नहीं किया होता है, इसकी बीवी इनोसेंट होती है, उसका किसी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन इसके माइंड में सिर्फ शक है कि ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, ये सिर्फ सोचता ही रहता है। काइटली का एक कैशियर होता है, उसका नाम भी कैश ही होता है और वो काइटली का बिजनेस का जितना भी कैश आता है वो संभालता है। तो काइटली को थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है अपने काम के लिए, तो वो कैश को बोल के जाता है अगर वेलब्रेड या उसका कोई भी फ्रेंड घर पे आता है तो तुम मुझे तुरंत इस चीज़ की सूचना दोगे। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि वेलब्रेड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वापस काइटली के घर पे आ जाता है क्योंकि वो वहाँ पे रेंट पे रहा करता था। और कैश क्या करता है, काइटली को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कि गए हुए थे जज क्लीमेंट के घर पे, तो जज क्लीमेंट के घर से वापस काइटली को बुला लिया जाता है। और दोस्तों जो कॉब है, कॉब के घर पे टेनेंट के रूप में ये बोबाडिल रहता था। कॉब को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है बोबाडिल से और बोबाडिल के लिए अरेस्ट वारंट निकलवाता है कॉब। इस सीन के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो डाउनराइट है वो, जैसा कि इसमें बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर दिखाया गया है, तो वो काइटली की जो वाइफ है डेम काइटली, उस पे जाके गुस्सा करता है कि तुमने वेलब्रेड को क्यों इतनी आज़ादी दी है, उसे क्यों अपने घर पे रखा हुआ, उसे निकाल के बाहर करो। डेम काइटली कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपको बात करनी है तो मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, काइटली से बात कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जो मैथ्यू है, मैथ्यू नाम का जो कैरेक्टर है, मैथ्यू काइटली की सिस्टर ब्रिजिट, उसको इम्प्रेस करने में लगा रहता है और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो कुछ कहीं से सुनी सुनाई पोइट्री बोलता है। और वो जब सुनी सुनाई पोइट्री बोलता है तो औरों ने भी सुनी हुई होती है और इस बात पर वो सभी लोग जितने भी होते हैं वो काइटली के घर पे होते हैं इस टाइम, एडवर्ड, स्टीफन, वेलब्रेड, बोबाडिल, सब वो उसके घर पे होते हैं और वो सब उसका मजाक बना देते हैं मैथ्यू का कि तुम सुनी सुनाई पोइट्री क्यों सुना रहे हो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अपनी पोइट्री सुनाओ उसको। इस हादसे जो पूरा ये सीन बना उसके बाद क्या होता है, डाउनराइट जो है पूरे सभी जितने भी लोग होते हैं वेलब्रेड के फ्रेंड्स वगैरह, एडवर्ड, स्टीफन, सबको यहाँ से लेकर के चला जाता है। और सबके जाने के बाद वहाँ पर काइटली की एंट्री होती है, काइटली आता है वापस। अब क्या होता है दोस्तों, काइटली को तो डाउट है ही अपनी वाइफ पे, लेकिन उस कॉब को भी बोबाडिल पे डाउट है क्योंकि बोबाडिल कॉब के घर में रहता था और कॉब की वाइफ का नाम है टिब। तो उसको भी अपनी वाइफ पर शक होता है कि कहीं बोबाडिल का जो अफेयर है मेरी वाइफ के साथ तो नहीं चल रहा है।
तो दोबारा से ये बार का सीन आते हैं जिसमें कि एडवर्ड और वेलबर्ट बैठे होते हैं। वेलबर्ट क्या चाहता है, वेलबर्ट चाहता है कि उसका जो फ्रेंड है एडवर्ड, वो उसकी शादी जो है ब्रिजेट से हो जाए, क्योंकि ब्रिजेट को एडवर्ड पसंद करता है। तो ये चारों कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, एडवर्ड, वेलबर्ट और मैथ्यू और बॉबरडिल बैठे होते हैं। वहीं पर तभी डाउनराइट भी आ जाता है, और डाउनराइट जो है मैथ्यू, क्योंकि इनका पहले पंगा हुआ था डाउनराइट के साथ, और डाउनराइट इन दोनों को वहीं पे बार में पकड़ लेता है, फिर से देख लेता है, और मैथ्यू और बॉबरडिल को दोबारा से वो फाइट के लिए बोलता है कि तुम्हें मेरे से लड़ना है तो अब लड़ो। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, मैथ्यू तो उसके डाउनराइट के बोलने से ही भाग जाता है, और बॉबरडिल जो है डिंगी हाँगने लगता है कि हाँ मैं तुझे देख लूंगा करके। लेकिन बॉबरडिल, दोनों में से कोई भी डाउनराइट के साथ फाइट नहीं करता है। अब क्योंकि वेलबर्ट एडवर्ड की शादी ब्रिजेट से कराना चाहता है, क्योंकि एडवर्ड भी उसको बहुत पसंद करता है, तो वेलबर्ट क्या करता है कि काइटली को जाके बोलता है कि तुम्हें जस्टिस क्लेमेंट के घर से बुलावा है, और काइटली को वो वहाँ भेज देता है। दोस्तों इसमें ये होता है, जब काइटली क्लेमेंट के घर पे चला जाता है और उसकी वाइफ डेम काइटली को वेलबर्ट बोलता है कि वो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कॉब के घर गया है, तो डेम सोचती है कि मेरे हस्बैंड को हमेशा कॉब के घर पे ही जाना क्यों होता है, कॉब के घर पे ऐसी क्या बात है कि उसको सारे काम कॉब के घर पे ही होते हैं। और वो भी शक करती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि कहीं कॉब की वाइफ टिप से मेरे हस्बैंड का कोई रिलेशन तो, कोई अफेयर तो नहीं है। और वो क्या करती है, डेम कॉब के घर चली जाती है। काइटली भी चला गया, डेम भी चली गई, और ब्रिजिट घर पे रह गई अकेली। तो वेलबर्ट क्या करता है फिर वहाँ पर, अब क्या होता है, थोड़ी देर में काइटली भी जस्टिस क्लेमेंट के घर से वापस आ जाता है, और वो देखता है कि उसके घर पे डेम, उसकी जो वाइफ है वो नहीं होती। उसको पता चलता है कि वो कॉब के घर पे गई हुई है। तो काइटली भी कहीं ना कहीं शक करता है कि कॉब के घर पे क्यों गई है, और दोनों एक दूसरे पे शक करते हुए कॉब के घर पे चले जाते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि बॉबरडिल और मैथ्यू रास्ते में कहीं ना कहीं मिलते हैं, और ये दोनों मिलकर सलाह बनाते हैं ब्रेन वॉर्म के साथ कि हमें कैसे भी करके डाउनराइट से बदला लेना है। वो हमें इतना गुस्से में बार 2 बार उससे हमारा पंगा हो चुका है, हमें ललकारता है। तो वो ब्रेन वॉर्म को क्या करते हैं, एक पुलिस वाला बनने के लिए बोलते हैं। जैसे ही ब्रेन वॉर्म ने पहले भी इसमें बहुत से भेस बदले हैं, तो ब्रेन वॉर्म क्या करता है, एक पुलिस वाला बनकर आता है और डाउनराइट को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। अब ब्रेन वॉर्म क्या करता है, डाउनराइट को अरेस्ट तो कर ही लेता है, और वो अरेस्ट करके जस्टिस क्लेमेंट के घर ले जाता है। और वहीं पर कॉब के घर पे जब दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता, काइटली और काइटली की जो वाइफ है डेम काइटली, दोनों ही देखते हैं कि दोनों निर्दोष होते हैं, बिना बात में शक कर रहे होते हैं। तो इन सब का इनका जो ह्यूमर क्रिएट हो गया, वो सारे जाते हैं जस्टिस क्लेमेंट के घर पे, वो सब जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से डाउनराइट को लेके गए हैं मैथ्यू, बॉबरडिल और ब्रेन वॉर्म, और वहाँ से काइटली और उसकी वाइफ वो भी जस्टिस क्लेमेंट के घर पे चले जाते हैं। अब क्योंकि कॉब को शक हो जाता है अपनी वाइफ के ऊपर, तो वो भी उसको पीटने लगता है, और वो भी जस्टिस क्लेमेंट के घर पहुंचता है। लेकिन जस्टिस क्लेमेंट दोनों को ही ये समझाते हैं, डेम काइटली को भी और काइटली को भी, कि तुम्हारा जो ये बेवकूफ़ बनाया गया, ये वेलबर्ट ने बनाया है, वेलबर्ट ने तुमको यहाँ पर बनाया। वो भी उसका जो पीछे जो उसका मोटिव था वो ये था कि वो एडवर्ड और ब्रिजेट की शादी करवाना चाहता है, इस वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। तो जस्टिस क्लेमेंट भी वेलबर्ट को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉज दूसरा था। और वहीं पे डाउनराइट को भी जो अरेस्ट करके ले जाया जाता है, ब्रेन वॉर्म ले जाता है, तो डाउनराइट के ऊपर सब हंसने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने बिना अरेस्ट वारंट देखे ही, और जस्टिस क्लेमेंट डाउनराइट को भी बोलते हैं कि तुमने अपना अरेस्ट होने से पहले अरेस्ट वारंट क्यों नहीं देखा, तुम खामखा में अरेस्ट होकर आ गए। और इस बात पर सारे लोग हंसने लगते हैं, और सबके जस्टिस क्लेमेंट कहते हैं कि तुम सब अपनी नाराज़गी एक दूसरे से जो है ख़त्म कर दो, क्योंकि जो सब कुछ। और ब्रेन वॉर्म वहाँ पर क्या करता है कि वो ब्रेन वॉर्म सबको ये बताता है कि मैंने कितने यहाँ पर भेस बदले हैं, कितना सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब करने का कारण यही था कि वो एडवर्ड और ब्रिजेट की शादी के लिए ही सब कुछ किया जा रहा था। और वहाँ पर जस्टिस क्लेमेंट कहते हैं कि ठीक है, सबको माफ़ करो और एडवर्ड और ब्रिजेट को बधाई दो, क्योंकि उनकी नई शादी थी, और ये प्ले वहीं पर ख़त्म होता है। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हिंदी में समरी, वैसे कि इसकी समरी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि ये लेकिन एक सफल कॉमेडी समझ लीजिए आप, बहुत ही अच्छी है। तो इसको आप, अगर आपको ये नहीं याद रहता है इसकी जो भी समरी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोबारा से आप इस वीडियो को प्ले करके देखें, तो आपको काफ़ी अच्छे हद तक समझ में आ जाएगी। काफ़ी अच्छा प्ले है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।